तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स में एक और एस्पेक्ट देखते हैं, है ना, बाउंड्री कंडीशंस। तो लोकेशन ऑफ रूट्स के जो केसेस अपन ने डिस्कस किए थे, तो उनमें कुछ केसेस में जो कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन वेरिएबल को पता करने के लिए, उस कंडीशन को अप्लाई करने से अननोन वेरिएबल की सारी वैल्यूज नहीं मालूम चलती, ठीक। और वैसे केसेस में, है ना, वही अभी अपन डिस्कस करेंगे, वैसे केसेस में हम ये बाउंड्री कंडीशंस को भी अप्लाई करके हम उस अननोन वेरिएबल के सारे सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो पता करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या निकला कि सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ले लें, जिस तरह से अपन लोकेशन ऑफ रूट्स को डिस्कस कर रहे हैं, है ना, उसमें कोई भी एक अननोन वेरिएबल मैंने इसी टाइप से ले लिया, कोई अभी इसका बहुत रेलेवेंस नहीं है, m+2 = 0, सपोज इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। और हमको कंडीशन क्या दे रखी है कि दो नंबर्स हैं k1 k2, उनके बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट लाई करता है, सपोज ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन पे m की वैल्यू पता करने के लिए अपन क्या टेस्ट अप्लाई करते थे कि भाई f(k1) × f(k2) ये <0 होना चाहिए। और ये कंडीशन कैसे आई थी, है ना, इसको जब अपन ने विजुलाइज किया था कि सपोज यहाँ पे, है ना, ये k1 और ये k2 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन को फुलफिल करता हुआ, है ना, वो किस टाइप का दिखेगा, वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। आप देख रहे हैं, है ना, या तो इस टाइप का दिख सकता है, और या फिर, है ना, अगेन यहाँ पे मैं k1 k2 बना दूं, k1 k2, या फिर इस टाइप का दिख सकता है, ठीक। और इस वाली कंडीशन का, है ना, लॉजिक क्या था कि इस तरह की सिचुएशन में ये fk1 fk2 इनका साइन अपोजिट होना जरूरी है ना। इस वाले केस में fk1 नेगेटिव है तो fk2 ये पॉजिटिव, और यहाँ पे, है ना, k1 यदि पॉजिटिव है तो fk2 जो है वो नेसेसरीली नेगेटिव हो जाएगा। यदि हमको ये इंश्योर करना है कि k1 k2 के बीच में ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक ही बार काटे, ठीक। और इस कंडीशन को अप्लाई करके, है ना, m की एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो हम निकाल लेते हैं। इस कंडीशन को अप्लाई करके जो m की सेट ऑफ वैल्यूज आती हैं, है ना, वो सारी सेट ऑफ वैल्यूज तो करेक्ट होती है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर उससे हमारे पास में m की सारी सेट ऑफ वैल्यूज नहीं आती, है ना। दो केसेस छूट जाते हैं उसमें, है ना। कौन से केसेस छूट जाते हैं, अब आप ग्राफ से देखेंगे ना, ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे। अगेन मैं यहाँ पे, है ना, k1 k2 बना देता हूँ, है ना, दो केसेस छूट जाते हैं, और यहाँ k1 और k2। भाई ग्राफ जो है वो इस टाइप का भी तो बन सकता है, भाई k1 से पास कर जाए और k1 k2 के बीच में ही इसको काटता हुआ फिर ऊपर निकल जाए। ये वाला केस जो है वो इसमें कवर्ड नहीं है। आप देख रहे हैं क्यों कवर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें fk1 तो 0 ही हो जाएगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, fk1 fk2 क्या आ जाएगा, एक्चुअली 0 आ जाएगा। और दूसरा केस क्या हो गया, भाई दूसरा केस ये हो गया कि ग्राफ जो है k2 से पास करे और जो दूसरा रूट जो है वो k1 k2 के बीच में कहीं पे आ जाए, है ना। इस केस में क्या होगा, fk2 0 हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी इस वाले केस में, है ना, ये कंडीशन नहीं होल्ड करेगी। अच्छा, और ये वाला ग्राफ बनाने का मतलब ये नहीं है कि k1 से पास जो ग्राफ करेगा वो जरूरी है कि भाई k2 के बीच में से, k1 और k2 के बीच में से ही जाएगा ना, कोई जरूरी नहीं। भाई जाने को ऐसा भी जा सकता है ना, ऐसे तो हजारों ग्राफ बन सकते हैं ना, भाई ऐसे जाए फिर ऐसे चला जाए, पर ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो वो हमको रूल आउट करनी है ना। इस वाले केस में भी एक रूट k2 हो तो दूसरा रूट k1 और k2 के बीच में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना। बाकी ग्राफ जो है वो इस टाइप के भी जा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम करते क्या है कि जैसे इस वाली रिलेशन को लगाने के लिए भाई हमारे पास में क्या आता है, भाई m की वैल्यूज आती है ना। सपोज मैं ऐसे ही, है ना, जनरल लिख रहा हूँ अभी। सपोज इस तरह का ये आ गया अपने पास, m-1 m+1 < 0। इस वाली कंडीशन को लगाने से तो m की सेट ऑफ वैल्यूज अपने पास में क्या आ गई, -2 m< 1, है ना, ये सेट ऑफ वैल्यूज आ गई। अच्छा 0, ये इनइक्वालिटी की जगह यदि हम इक्वल टू साइन लगाते तो अपने पास में m की क्या वैल्यूज आती, दो वैल्यूज आती, 1 और -2। m = 1 और m = -2 पे ये fk1 fk2 0 हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये m = 1 और m = -2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाले ग्राफ्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मैंने बनाए ना। ये वो वाले ग्राफ्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि किसी एक रूट के थ्रू पास कर रहे हैं, आप देख रहे हैं।
दूसरा वाला रूट कि कहाँ है वो हमको नहीं मालूम है, बट एक रूट जो है वो K1 के थ्रू पास हो रहा है या K2 के थ्रू पास हो रहा है ना, इसीलिए 0 आ रहा है यहाँ। तो हम करते क्या है फिर कि ये जो m की वैल्यूज जो आई है ना, इसको हम जो हमारी मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हम डाल दें और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालें हम। और यदि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स K1 और K2 के बीच में आ जाते हैं, है ना, एक रूट तो यही आएगा भाई, एक रूट तो या तो K1 आएगा या K2 आएगा। दूसरा रूट जो है ये वाला रूट यदि K1 और K2 के बीच में आ गया, है ना, कोई जरूर नहीं बीच में आए, बीच में आ भी सकता है, नहीं भी बीच में आ सकता है, ठीक है। यदि बीच में आ गया तो हम सपोज m इज इक्वल टू 1 हमने डाला और ये हमारे पास में दूसरा रूट जो है वो K1 K2 के बीच में आ गया, तो ये जो सॉल्यूशन जो आया ना अपने पास, इसमें हम m इज इक्वल टू 1 को इंक्लूड कर लेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन जो है ना, m बिलोंगिंग टू, जैसे केवल इसको लेते तो क्या होता -2 से 1, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, है ना, -2 से 1, है ना, क्लोज ब्रैकेट। आप देख रहे हैं 1 इंक्लूड हो जाएगा उसके, है ना। तो आप सोच ही सकते हैं यदि से ऑप्शंस में, है ना, क्वेश्चन के ऑप्शंस में आपको ये ऑप्शन भी दे रखा हो और ये भी ऑप्शन दे रखा हो, है ना, तो बिना बाउंड्री कंडीशन चेक किए आप इस तरह के दो ऑप्शंस में आप चूज कर नहीं सकते हैं, है ना। केवल इतना भर करके आपने यदि फर्स्ट ऑप्शन चूज कर दिया और यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 भी ट्रू आ गया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट में, है ना, जो जेई में क्वेश्चन आया है ना, उसको करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, उससे इसका एप्लीकेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।